अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ और को फाउंडर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का। अच्छा जी, मैं आज ज़रा सवालात देख रहा था अपने स्टूडेंट्स के और कुछ लिंक्डइन के ऊपर सवालात आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से इसको शेयर किया जाए क्योंकि हम तो जवाब दे रहे होते हैं और उनकी जिन बहुत से स्पेसिफिक सवालात की वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि कुछ सवालात के आंसर जो दे दिए हैं पहले यहाँ पे आपकी वीडियो के अंदर दे देते हैं, फिर इसको राइट कर देंगे यहाँ पर। तो जी पहला सवाल जो है जनाब, क्या कोई एज लिमिट है? मतलब यूएस के अंदर कोई एज लिमिट है कि जिसके बाद आपको टैक्स रिटर्न फाइल ना करना पड़े? तो जनाब ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के अंदर अगर टैक्सेबल इनकम कमा रहे हैं थ्रेशोल्ड से ऊपर, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही देना है। तो जिन साहब ने सवाल किया है उनके लिए यही आंसर है कि कोई एज लिमिट नहीं है जनाब, और आपको देना ही देना है टैक्स। अगर आप जो कोई वो जो साहब हैं जो बता अगर 50-70 साल के होगा, 80 साल के होगा और वो इनकम कमा रहे हैं, और इनकम जो है वो एक थ्रेशोल्ड जो है वहाँ पर नॉर्मल थ्रेशोल्ड उससे अबव अगर चलाई जाती है इनकम, तो आपको टैक्स देना ही देना है, ठीक है, और रिटर्न भी फाइल करना है। अच्छा जी, क्या डू बैंक्स रिपोर्ट बैंक जो अकाउंट बैलेंसेस आईआरएस को रिपोर्ट करते हैं? तो जनाब इसका सवाल का जवाब ये है कि जो यूएस के जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं वो तो नहीं कर रहे होते, लेकिन FATCA की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका तो ऑब्वियसली बात है वो करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि जो यूएस के डोमेस्टिक बैंक से वो आईआरएस को आपका अकाउंट बैलेंस नहीं देते। हाँ, अगर आईआरएस मांग ले तो आपको वो बैंक देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है कि वो खुद जाके रिपोर्ट कर रहे होते डेटा। दूसरा सवाल है कि डू शेयर होल्डर हैव टू पे टैक्स ऑन कंपनी प्रॉफिट इफ दे डोंट रिसीव एनी डिविडेंड? अगर मिसाल ये सी कॉरपोरेशन से रिलेटेड सवाल इन्होंने किया है कि सी कॉरपोरेशन के अंदर क्या होता है, जिसे हम आईएनसी कहते हैं, कि उसके अंदर क्या होता है जनाब के जो सी कॉरपोरेशन होती है वो अपना टैक्स खुद पे करती है और उसके बाद जो उसका शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है। तो इन्होंने ये बोला है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो डिविडेंड अनाउंस ना करें तो फिर भी जो शेयर होल्डर हैं वो इनकम के ऊपर टैक्स दें? तो जी जनाब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सी कॉरपोरेशन जो होती है वो अपना टैक्स पे कर देती है। हाँ, अगर वो डिविडेंड अनाउंस करेगी 1099 DIV की सूरत में, तो फिर आपको अपने 1040 के अंदर, अगर आप नॉन यूएस सिटीज़न हैं तो 1040 NR के अंदर होगा, यूएस सिटीज़न तो 1040 के अंदर आपको नॉर्मल 1099 DIV डिक्लेयर करना होगा और फिर टैक्स देना होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गिफ्ट की ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जनाब ये वाला इसकी तो लंबी डिटेल है गिफ्ट की ट्रांजैक्शंस की, कि अगर आप जैसे फैमिली मेम्बर्स आपस में गिफ्ट देते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी होता है फैमिली मेम्बर्स ही गिफ्ट दिया जाता है आपस में। एक तो कमर्शियल गिफ्ट होता है जिसकी लिमिट $25 है, ठीक है ना, $25 पर कस्टमर होती है। दूसरा ये है कि साल के अंदर, लेकिन दूसरा है गिफ्ट जो एक हस्बैंड वाइफ को दे रहे, मतलब माँ बाप बच्चों को दे रहे होते हैं या बच्चे माँ बाप को दे रहे होते हैं गिफ्ट, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? तो यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए मैं जनरली बता देता हूँ कि यूएस के अंदर क्या होता है कि जो साहब गिफ्ट दे रहे हैं उनको कंप्लाइंस करनी होती है और टैक्स पे करना होता है। लेने वाले के लिए कोई कंप्लाइंस नहीं करनी होती, ना तो कोई रिटर्न फाइल करना होता है। यूएस के अंदर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मिसाल के तौर पर ए ने बी को गिफ्ट दिया और तो लिमिट जो है $17,000 की है, तो ए ने बी को गिफ्ट दिया तो $17,000 की लिमिट है। अब अगर ए ने बी को दिया तो भी $17,000, अब ए ने सी को दिया तो भी $17,000 की लिमिट है। तो ये पर्सन, हर पर्सन के लिए ए हर पर्सन के लिए $17,000 दे सकता है, ठीक है ना। और अगर $17,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देगा उस पर्सन को, ए ने बी को $18,000 का गिफ्ट दिया, 2023 का बता रहा हूँ, तो उनको 709 का रिटर्न भी फाइल करना होगा और उसके ऊपर टैक्स जो बनेगा वो भी सारा पे करना होगा। अच्छा जी, एक एलएलसी कितने बैंक अकाउंट रख सकती है? जनाब कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 रख लीजिए या 1 से ज़्यादा रख लीजिए, कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है, जितने भी अकाउंट आप रखना चाहें। हाँ 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 हाँ, क्या हम डोनेशन क्लेम कर सकते हैं अगर हम रिटर्न फाइल ना करें? तो जनाब जब रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे तो डोनेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं आप? तो ये भी है। अगर यूएस के अंदर कोई रिटर्न फाइल ना करे और टैक्स ना दे तो क्या क्या कंप्लायंस, क्या क्या मसले मसाइल उसको हो सकते हैं? तो जनाबे वाला टैक्स वहाँ पे अगर आप टैक्स ना दे तो क्रिमिनल एक्टिविटी कहा जाता है वहाँ पे, और आपका पासपोर्ट भी ज़ब्त हो जाता है। बाज़ केसेस के अंदर आपकी जायदाद भी नीलाम हो जाती हैं और आपको बहुत
बहुत ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो रही होती हैं। सो दैट्स वाई वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखा जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनी, इन्होंने पूछा है कि अगर हम डेलीवर के अंदर कंपनी बनाते हैं तो क्या फ़ायदा है कि हम अगर किसी दूसरी स्टेट के अंदर अगर हम कंपनी बनाएं। तो जनाबे वाले डेलीवर के अंदर आपको सही बताऊं कि जो उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है ना यूएस का, तो उसके अंदर जो कंपनीज़ है उसमें से 33% कंपनीज डेलीवर के अंदर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, डेलीवर का फ़ायदा क्या है कि डेलीवर के अंदर जो कोर्ट्स हैं ना, वो कोर्ट्स वहाँ पे जो कॉरपोरेट कोर्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। और वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कॉरपोरेट डिस्प्यूट, तो जो वहाँ के लॉयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ही कॉरपोरेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे सिविल होते हैं, मतलब जो हमारे जो यहाँ पे होते हैं क्रिमिनल सिविल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कॉरपोरेट होते हैं। तो वहाँ पे अगर डेलीवर के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स होता है ना, या कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं और बहुत प्रोफेशनली हल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो डेलीवर को प्रेफर करती हैं एज अ कंपनी। अच्छा जी, ये बोल रहे हैं कि क्या एक से ज़्यादा लोग एक एलएलसी के अंदर ऐड हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मल्टी मेंबर एलएलसी का मतलब ही यही है कि ऐड हो सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास ऐसे है ना, जनरली मेरे पास सवाल आ रहे होते हैं और इसके मैं जब भी टाइम मिलता हूँ तो आंसर दे देता हूँ। तो अभी मैं इनको सबको आंसर दूंगा आपकी वीडियो